बच्चों गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे अध्यावरणीय तंत्र। जितने भी कशेरुकी प्राणी होते हैं उन सबके बाहर, शरीर के बाहर एक विशेष प्रकार का आवरण पाया जाता है जिसे क्या कहा जाता है, देह भित्ति या बॉडी वॉल कहा जाता है। और ये बॉडी वॉल जो है 3 स्तरों से मिलकर बनती है। बाहरी स्तर त्वचा कहलाती है या अध्यावरण कहलाती है। मध्य भाग जो एक पेशी स्तर होता है वो कहलाता है पेशी स्तर। और सबसे भीतरी स्तर कहलाता है देहगुही आवरण। देहगुही आवरण तो देह भित्ति इन तीनों स्तरों से मिलकर बनता है। बाहर जो स्तर होती है उसको त्वचा कहा जाता है। बीच में एक पेशी मोटी स्तर होती है उसको पेशी स्तर कहते हैं। और सबसे भीतर जो आवरण होता है उसको क्या कहा जाता है, देहगुही आवरण कहा जाता है या पेरिटोनियम कहा जाता है। त्वचा तथा उससे संबंधित जो भी रचनाएं हैं जो त्वचा से जुड़ी हुई होती हैं वे मिलकर बनाती हैं अध्यावरण तंत्र। तो अध्यावरण तंत्र में क्या क्या होता है, त्वचा तथा त्वचा से जुड़ी संरचनाएं। इससे जुड़ी रचनाएं, इन दोनों को एक साथ क्या कहा जाता है, अध्यावरण तंत्र कहा जाता है। अध्यावरण तंत्र जो है प्रत्यक्ष रूप से वातावरण के संपर्क में आता रहता है, इसलिए इसकी संरचना जो है जटिल होती है। मनुष्य की जो त्वचा है वो चिकनी होती है, कोमल होती है और रोम युक्त होती है। अब हम देखेंगे अध्यावरणीय तंत्र के अंतर्गत जो त्वचा है उसकी संरचना किस प्रकार होती है। त्वचा जो है 2 स्तरों से मिलके बनता है या 2 भागों से मिलके बनता है। पहला भाग कहलाता है उपचर्म या एपिडर्मिस। और दूसरा भाग कहलाता है चर्म या डर्मिस। ये 2 भाग हैं जिससे मिलके त्वचा जो है बनी होती है। तो सबसे पहले त्वचा का चित्र कैसा होता है वो देख लें। सबसे पहले हम किसके बारे में चर्चा करेंगे, उपचर्म के बारे में। उपचर्म या एपिडर्मिस। ये जो एपिडर्मिस है ये शरीर का या त्वचा का सबसे बाहरी स्तर होता है। बाहरी स्तर होता है और यह बना रहता है स्तरित सल्की उपकला ऊतक का। ऊतक या इसी को कहा जाता है स्ट्रेटिफाइड एक्वेमस एपिथेलियम कहा जाता है, उससे बना हुआ होता है। और यह जो है भ्रूणी एक्टोडर्म से निर्मित होता है। जो भ्रूणी एक्टोडर्म है उससे कौन बनता है, एपिडर्मिस। और एपिडर्मिस
जो है 5 भागों में बटी हुई होती है या 5 स्तरों से मिलकर बनती है। कौन कौन सी स्तरें हैं पहले वो देख लें। पहला है स्ट्रेटम कॉर्नियम, दूसरा स्ट्रेटम ल्यूसिडियम, तीसरा है स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम, स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम। चौथा जो स्तर है उसको कहा जाता है स्ट्रेटम स्पाइनोसम, और 5वां तथा सबसे भीतरी स्तर कहलाता है स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम। स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम ये त्वचा में या उपचरों में कहाँ कहाँ पाए जाते हैं उसके लिए देखने के लिए हमको क्या बनाना पड़ेगा, त्वचा का डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम डायग्राम बना लें। सबसे बाहर कौन सा स्तर रहता है आपका, स्ट्रेटम कॉर्नियम का। ये जो है सबसे बाहर स्थित रहती है। इसकी कोशिकाएं लंबी, पतली और कैसी होती हैं, चपटी होती हैं। और इन कोशिकाओं में क्या पाया जाता है, केराटिन पाया जाता है। केराटिन की उपस्थिति के कारण ये कोशिकाएं जो है कैसी होती हैं, मृत होती हैं। और केराटिन का निर्माण होता है इन कोशिकाओं में जो एल्डिन युक्त कोशिका द्रव्य रहता है वो क्या हो जाता है, सूख जाता है। और सूखने से जिसका निर्माण होता है, केराटिन का निर्माण होता है। तो ये जो स्तर बना रहे हैं वो है स्ट्रेटम कॉर्नियम का। और ये 8 से लेके 10 कोशिका का बना हुआ मोटा स्तर होता है। अर्थात उन स्थानों में पाया जाता है जहाँ पे चोट लगने की संभावना जो है अधिक पाई जाती है। उन स्थानों में ये जो है अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। तो ये आपका कौन सा लेयर हो गया, स्ट्रेटम कॉर्नियम का। इसकी कोशिकाएं लंबी, चपटी और केंद्रक विहीन होती हैं और केराटिन की बनी हुई होती है या केराटिन युक्त होती हैं। और केराटिन का निर्माण होता है इनकी कोशिकाओं में जो कोशिका द्रव्य पाई जाती है उसमें क्या पाया जाता है, एल्डिन युक्त कोशिका द्रव्य पाया जाता है। और वही एल्डिन क्या करता है, सूख जाता है और सूख कर केराटिन में परिवर्तित होता है।
तो कोशिका का यह भाग जो है समय समय पर टूटकर क्या होते जाता है, अलग होते जाता है। लेकिन निचले स्तर की जो कोशिकाएं होती हैं स्ट्रेटम कॉर्नियम के, उनमें केराटिन नहीं पाया जाता, इसलिए ये कोशिकाएं जो है पेशी स्तर से जुड़ी हुई होती है। और इनमें क्या पाया जाता है बोल रही हूँ, इसमें क्या कहने से ये क्या होते हैं, समय समय पर टूटकर गिरते रहते हैं। सांप में देखे होंगे, सांप जो है कुछ समय के पश्चात अपनी बाह्य त्वचा के आवरण को क्या कर देता है, निकाल देता है, उसको हम क्या बोलते हैं, केचुल बोलते हैं। तो केचुल भी एक प्रकार का क्या है, उपचर्म है। इसके नीचे दूसरा स्तर पाया जाता है, उसको कहा जाता है स्ट्रेटम ल्यूसिडियम। ये 3 से 4 कोशिकाओं की बनी हुई होती है और ये स्तर जो है किसके नीचे स्थित होती है, स्ट्रेटम कॉर्नियम के नीचे स्थित होती है। और ये जो कोशिकाएं हैं ये भी लंबी चपटी होती हैं और इसमें क्या पाया जाता है, केंद्रक पाया जाता है। तो इसमें जो प्रथम स्तर है जिसको कि स्ट्रेटम कॉर्नियम कहा जाता है और दूसरा क्या कहते हैं, स्ट्रेटम ल्यूसिडियम। स्ट्रेटम कॉर्नियम की कोशिकाओं में केंद्रक नहीं पाया जाता, जबकि स्ट्रेटम ल्यूसिडियम की कोशिकाओं में क्या पाया जाता है, केंद्रक पाया जाता है। और इन कोशिकाओं में कीरेटोहाइलिन के कण जो है घुले हुए होते हैं और ये कीरेटोहाइलिन धीरे धीरे परिवर्तित होते हैं एल्डिन नामक प्रोटीन में। और एल्डिन प्रोटीन के जमा इनके जो कोशिका द्रव्य हैं उनमें क्या जमा होता है, एल्डिन युक्त प्रोटीन जमा होता है। और एल्डिन युक्त प्रोटीन के जमाव के कारण धीरे धीरे ये जो केंद्रक है वो क्या हो जाती है, विघटित हो जाती है और विघटन होने के कारण कोशिकाएं मृत होती हैं। तो दूसरे स्तर की कोशिका जो उपचर में पाई जाती है उसको क्या कहते हैं, स्ट्रेटम ल्यूसिडियम। स्ट्रेटम ल्यूसिडियम के नीचे कौन सा स्तर पाया जाता है, ग्रेनुलोसम स्तर पाया जाता है। और ये कोशिका जो है ये जो स्तर है ये 7 से लेके 8 कोशिकी स्तर का बना हुआ होता है। ये कोशिकाएं 7 से 8 कोशिकाओं की बनी हुई होती हैं और इन कोशिकाओं में पाया जाता है कीरेटोहाइलिन नामक वर्णक पाया जाता है। इसके नीचे जो स्तर स्थित होती है उसको कहा जाता है स्ट्रेटम स्पाइनोसम। ये भी 6 से 7 कोशिकी मोटी होती है या 6 से 7 कोशिकाओं के मिलने से बनती है। इस स्तर को क्या कहते हैं, स्ट्रेटम स्पाइनोसम कहा जाता है। और ये स्ट्रेटम स्पाइनोसम की कोशिकाएं जो हैं वो भीतरी स्तर जिसको क्या कहते हैं, स्ट्रेटम जर्मिनेशम से बनती हैं। अर्थात जो स्ट्रेटम नेटिवम की जो कोशिकाएं वो किसमें परिवर्तित होती हैं, स्ट्रेटम स्पाइनोसम में परिवर्तित होती हैं। सबसे भीतरी जो स्तर है उसको क्या कहा जाता है, स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम। ये कोशिका जो है एक विशेष प्रकार की झिल्ली के समान संरचना के में जुड़ी हुई होती है या विशेष प्रकार की झिल्ली के समान संरचना में लगी हुई होती हैं या स्थित होती हैं। इस झिल्ली को कहा जाता है आधारी झिल्ली या बेसमेंट मेम्ब्रेन। आधारी झिल्ली
या क्या कहते हैं, बेसमेंट मेम्ब्रेन कहते हैं। इस बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर कौन सी कोशिकाएं स्थित रहती हैं? स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम की कोशिकाएं जो है स्थित रहती हैं। ये कोशिकाएं स्तंभ आकार की होती हैं या लंबे लंबे होते हैं, इस प्रकार की। और किसका निर्माण करती हैं? जनन स्तर या स्ट्रेटम जर्मिनेटम का निर्माण करती हैं। इस स्तर की कोशिकाएं लगातार कोशिका विभाजन के द्वारा विभाजित होती रहती हैं और ऊपर की ओर सरकती हैं। ऊपर की ओर सरकती मतलब यहाँ बनती है, उसके बाद ये क्या होती है? ऊपर की ओर सरकते जाती है, या ये उपत्वचा के दूसरे स्तरों में परिवर्तित होती है, क्योंकि जो प्रथम स्तर है जिसको क्या कहा जाता है? स्ट्रेटम कॉर्नियम, वो क्या होता है? कभी कभी टुकड़ों में टूटकर अलग होते जाता है। इसके पश्चात आता है कौन सा भाग? चर्म, जो त्वचा का दूसरा भाग होता है। यहां से यहां तक का पूरा भाग आपका एपिडर्मिस का है। जो 5 उपस्तरों से या 5 स्तरों से मिलकर बनता है। उपचर्म के नीचे संयोजी ऊतक की बनी हुई स्तर पाई जाती है। उस स्तर को कहा जाता है चर्म या डर्मिस। डर्मिस की कोशिकाएं बनती हैं भ्रूण के मीजोडर्म से। किससे बनती हैं? भ्रूण का जो मीजोडर्म होता है उससे डर्मिस की कोशिकाओं का निर्माण होता है। और डर्मिस की अधिकांश भाग जो है संयोजी ऊतक की बनी हुई होती है। और संयोजी ऊतक में विभिन्न प्रकार के रेखित पेशी, रेखित पेशी प्लस श्वेत कोलेजन तंतु, पीले लचीले इलास्टिन तंतु, रक्त केशिकाएं या रक्तवाहिनियां, तंत्रिका तंतु, विभिन्न प्रकार की ग्रंथियां जैसे कि श्वेत ग्रंथि और तेल ग्रंथि। तेल ग्रंथि यहाँ पे किस में पाई जाती है? हेयर फॉलिकल की सतह पे तेल ग्रंथियों के छिद्र जो है पाए जाते हैं। वो भी कहाँ पे स्थित रहता है? ये जो फोल्ड होते हैं ये किसका भाग है? हेयर फॉलिकल का। और हेयर फॉलिकल के सतह पे यहाँ पे तेल ग्रंथि पाई जाती है या सीबेसियस ग्लैंड पाया जाता है। इसके अलावा श्वेत ग्रंथि भी डर्मिस में पाई जाती है। जैसे जैसे हम डर्मिस के नीचे जाते हैं तंतुओं की संख्या धीरे धीरे क्या होती है? कम होती है और उसके स्थान पे फेट कोशिकाओं की संख्या बढ़ती है या वसा कोशिकाओं की संख्या बढ़ती है। वसा की कोशिकाएं क्या होती हैं? बढ़ती जाती हैं। तो इस प्रकार दूसरा भाग त्वचा का क्या कहलाता है? डर्मिस, जो एपिडर्मिस या उपचर्म के नीचे स्थित होता है। और जो जनन स्तर और डर्मिस की कोशिकाएं हैं वो जहां पे मिलते हैं वहां पे
विशेष प्रकार के इस प्रकार के वलन या फोल्ड पाया जाता है। इन फोल्डों को कहा जाता है डर्मल पेपिली। क्या कहते हैं? डर्मल पेपिली कहते हैं। और डर्मल पेपिली वाले एरिया में संवेदनाओं को ग्रहण करने वाले अंग जो है पाए जाते हैं। यहाँ पे जो ये वाला जो भाग है उसमें क्या पाया जाएगा? संवेदनाओं को ग्रहण करने वाला भाग पाया जाता है। इसके पश्चात इसमें क्या रहता है बोलिए? विभिन्न प्रकार के कोशिकाएं, रेखित पेशी, अरेखित पेशी, फेट कोशिकाएं, संयोजी ऊतक और विभिन्न प्रकार की ग्रंथियां मिलकर बनाती हैं चर्म को। तो बच्चों ये था क्या? त्वचा की संरचना। और आगे त्वचा का रंग कैसा होता है वो देखें। त्वचा का रंग किसके कारण दिखाई देता है? मेलेनिन नामक वर्णक के कारण। हमारे शरीर में मेलेनिन नामक वर्णक पाया जाता है जिसके कारण त्वचा का रंग जो है हमको दिखाई देता है। और ये त्वचा के रंग जो है जनन स्तर की कोशिका जिसको कि मेलेनोसाइट कहा जाता है, मेलेनोसाइट कहा जाता है, उससे संश्लेषित होते हैं या बनते हैं। इसके अलावा जो उपचर्म की उपकला होती है उसमें भी मेलेनिन नामक वर्णक पाया जाता है, लेकिन वो मेलेनिन का संश्लेषण नहीं करते बल्कि वो किससे बनते हैं? मेलेनोसाइट से ही बनते हैं। या मेलेनिन के वर्णक को किससे प्राप्त करते हैं? मेलेनोसाइट से प्राप्त करते हैं। तो बच्चों मेलेनोसाइट कहाँ पे स्थित होते हैं? जनन स्तर की कोशिकाओं में। और ये किसका निर्माण करते हैं? मेलेनिन नामक वर्णक का निर्माण करते हैं। तो जैसे कि बताई जो उपचर्म की उपकला ऊतक होता है उसमें भी मेलेनिन के वर्णक पाए जाते हैं, लेकिन वह उपकला ऊतक जो है मेलेनिन का निर्माण नहीं करता। वो मेलेनिन वर्णक किससे प्राप्त करता है? मेलेनोसाइट से ही प्राप्त करता है। डर्मिस की या चर्म की जो मेसोडर्म की जो कोशिकाएं होती हैं, चर्म की कोशिकाओं में भी किसका निर्माण होता है या क्या पाया जाता है? मेलेनिन वर्णक पाया जाता है चर्म की मेसोडर्म की कोशिकाओं में। कोशिका में भी क्या पाया जाता है? मेलेनिन वर्णक पाया जाता है। और ये जो चर्म की कोशिकाएं हैं वो मेलेनिन को प्राप्त करती हैं मेलेनोसाइट की कोशिकाओं को भक्षण करके, या इनको वो खाते हैं, जिससे मेलेनिन का वर्णक किसमें आता है? चर्म की मेसोडर्म की कोशिकाओं में पहुंचता है। और इसलिए इन कोशिकाओं को मेलेनोफेजस कहा जाता है। मेलेनोसाइट की कोशिकाओं को ये खाते हैं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? मेलेनोफेजस कहा जाता है। अब आप लोग देखते होंगे सभी व्यक्तियों का जो त्वचा का रंग है वो एक जैसा नहीं होता। उनके त्वचा में त्वचा का जो रंग है उसमें अंतर पाया जाता है। वो क्यों होता है वो देख लें। त्वचा की
जो सब क्यूटेनियस स्तर होती है और वसा कोशिकाएं होती हैं, उनमें पाया जाता है केराटिन। केराटिन, इस केराटिन के कारण जो है त्वचा का रंग जो है पीला या नारंगी होता है। इसके अलावा हमारे रक्त में क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन के कारण त्वचा का रंग जो है बैंगनी होता है और ऑक्सी हीमोग्लोबिन के कारण, ऑक्सी हीमोग्लोबिन कब बनता है? जब हीमोग्लोबिन से कौन जुड़ता है? ऑक्सीजन, तब उस हीमोग्लोबिन को कहा जाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और इस ऑक्सी हीमोग्लोबिन के कारण त्वचा का कलर जो है लाल होता है और जो मेलेनिन वर्णक होता है इसके कारण त्वचा का कलर गहरा भूरा या काला रंग होता है। तो इस प्रकार मनुष्य के त्वचा के कलर को निर्धारित करने के लिए बैंगनी, पीला, नारंगी, लाल, गहरा भूरा या काला रंग जो है मिलके निर्धारित करते हैं और जो हमको मेलेनिन वर्णक के रूप में क्या होता है? दिखाई देता है। मेलेनिन वर्णक के जो मेलेनोसाइट की कोशिका है जो किसके निर्माण के लिए सहायक होती है? मेलेनिन की। ये कोशिकाएं जो है सभी जंतुओं में, सब जितने भी स्तनीय प्राणी होते हैं सभी में समान रूप से पाई जाती है, लेकिन सूर्य की जो पराबैंगनी किरणें होती हैं और पीयूष ग्रंथि से निकलने वाला एक हार्मोन है जिसे कहा जाता है MSH, मेलेनिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इस हार्मोन के कारण त्वचा में अधिक मात्रा में क्या बनता है? या मेलेनिन का संश्लेषण पर ये नियंत्रण करते हैं। कौन सा हार्मोन? मेलेनिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन या मेलेनिन उत्तेजक हार्मोन, जिसके कारण यदि शरीर में मेलेनिन की मात्रा अधिक होती है तो त्वचा का कलर जो है अधिक काला या काला होता है और कम होने पे कम या फेयर होता है कलर। जो भूमध्य सागरीय भाग में जो निवास करते हैं उनके शरीर की त्वचा को आप लोग देखे हो, जिसको बोलते हैं हम लोग निग्रो प्रजाति के लोग, उनकी त्वचा का कलर जो है बहुत अधिक काला होता है, क्योंकि वहां पे सूर्य की किरणें जो है कैसी होती हैं? सूर्य का प्रकाश तेज होता है, तेज प्रकाश में उनको अधिक से अधिक क्या प्राप्त होता है? अल्ट्रावायलेट किरणें प्राप्त होती है, जिससे उनकी त्वचा का कलर जो है अधिक गहरा होता है और ये कलर जो है ताप रोधन में सहायक होता है। तो बच्चों ये था त्वचा का रंग। आगे हम पढ़ेंगे त्वचा, त्वची रोम या बाल। त्वची रोम या इसी को क्या कहते हैं? बाल कहते हैं। जितने भी स्तनीय प्राणी होते हैं उन सभी में क्या पाया जाता है? बाल पाया जाता है। किसी में कम मात्रा में और किसी में अधिक मात्रा में बाल पाया जाता है। और जो मनुष्य होता है या जो स्तनीय प्राणी होते हैं उसके कुछ स्थानों को छोड़कर पूरे शरीर में बाल जो है पाई जाती है। किन किन स्थानों में बाल नहीं पाया जाता? हथेली, तलवा, निपल, क्लोटेरिस आदि भागों में बाल जो है नहीं पाई जाती। इसके बाद संपूर्ण शरीर में क्या पाया जाता है? बाल पाया जाता है, जो आकार में कैसे होते हैं? छोटे होते हैं और वो रोम के रूप में
दिखाई देते हैं, इसलिए इनको त्वची रोम या बाल कहा जाता है। अब बाल जो है वो 3 भागों में से मिलके बनता है। पहला होता है रोम मूल या हेयर रूट, दूसरा भाग कहलाता है रोम पुट्टिका या हेयर फॉलिकल, तीसरा भाग कहलाता है रोम कांड या हेयर सैप। ये 3 भागों से मिलके कौन बनता है? बाल बनता है। तो सबसे पहले बाल कहाँ पे पाया जाता है बोलिए? चर्म वाले एरिया में स्थित होता है और बाहर की ओर ये चर्म से उत्पन्न होके बाहर की ओर निकलता है और यही बाल जो है हमको दिखाई देता है। तो सबसे पहला जो भाग है उसको कहते हैं हम रोम मूल या हेयर रूट। जिस स्थान से बाल उत्पन्न होता है, ये जो भाग है जहां से बाल क्या हो रहा है? निकल रहा है, इसको बोलते हैं हम रोम मूल या हेयर रूट कहते हैं। ये मूल रोम जो है चर्म में स्थित होता है और इसका आधार भाग कैसा होता है? फूला हुआ होता है। इस फूले हुए भाग को कहा जाता है रोम कंद कहा जाता है। और रोम कंद में जो रोम कंद का आधार वाला सिरा है वो फूलकर प्याले के समान संरचना का निर्माण करता है। इस प्याले नुमा संरचना को कहा जाता है जनन अंकुरण। ये जनन अंकुरण की कोशिकाएं विभाजन के द्वारा नए कोशिकाओं का निर्माण करती हैं, जिससे ये जो बाल, ये तो जड़ हुआ, ये उसका ऊपरी भाग है, ये धीरे धीरे क्या होता है? बाहर की ओर बढ़ता है। तो जहां से बाल उत्पन्न होता है उसको क्या कहा जाता है? रोम हेयर कहा जाता है। और ये कहाँ पे स्थित रहता है? चर्म में, और इसका आधार भाग जो है फूला हुआ होता है। अब अगला है रोम पुट्टिका या हेयर फॉलिकल। जो रोम है वो एक विशेष प्रकार की नली के समान संरचना, ये जो नली के समान संरचना होती है, ये मान लीजिए बाल है और ये एक विशेष प्रकार की नली की समान संरचना में बंद रहता है। उस नली नुमा संरचना को क्या कहा जाता है? रोम पुट्टिका या हेयर कहा जाता है। हेयर फॉलिकल जो है चर्मिस नहीं, इपीडर्मिस से बाहर निकलता है और किसका निर्माण करता है? रोम कांड का निर्माण करता है। जो हेयर फॉलिकल्स होते हैं उसमें उपचर्म, मतलब जो इपीडर्मिस होती है वहां पे हेयर फॉलिकल की सतह पे तेल ग्रंथियां, ये हेयर फॉलिकल का भाग है और इनकी सतह पे क्या पाई जाती हैं? तेल ग्रंथियां जो है पाई जाती हैं और उससे तेल के समान पदार्थ निकलता है जो बाल को क्या करता है? मुलायम बनाने में मदद करता है। अब अगला जो भाग है उसको कहा जाता है रोम कांड या हेयर सैप। बाल का जो भाग हमको बाहर दिखाई देता है या इपीडर्मिस के बाहर जिसको कि हम देखते हैं वो कहलाता है रोम कांड या हेयर सेप्ट। और ये जो है मृत होती हैं या मृत कोशिका की बनी हुई होती हैं, क्योंकि ये कोशिकाएं किसकी बनी होती हैं? केराटिन की बनी हुई होती है। तो बाल
का जो एपिडर्मिस के बाहर जो भी हेयर सेप्ट होता है वो पूरा का पूरा केराटिन युक्त होता है, और केवल ये जो आधार वाला भाग है या रूट हेयर वाला भाग है वही केराटिन मुक्त होता है। बाकी इधर पूरे बालों में क्या पाया जाता है, केराटिन पाया जाता है। तो केराटिन से युक्त होने के कारण इस क्रिया को केराटिनाइजिंग भी कहा जाता है। तो बच्चों ये था बाल। अब बाल की संरचना, यदि बाल को देखते हैं तो बाल जो है दो स्तरों से मिलके बनती है। बॉल नहीं, जो रोम कांड है वो दो स्तरों से मिलके बनती है। इसको बोलते हैं कॉर्टेक्स, और कॉर्टेक्स के बाहर क्यूटिकल का आवरण पाया जाता है। तो कॉर्टेक्स के बाहर जो है क्या पाई जाती है, क्यूटिकल पाई जाती है, और बीच में जो कोशिका होती है उसको कहा जाता है मेडुला। यह आपका मेडुला। मेडुला की कोशिका में इंट्रासेल्युलर स्पेस पाए जाते हैं और मेलेनिन नामक वर्णक जो है नहीं पाया जाता। लेकिन जो कॉर्टेक्स की कोशिका होती है वो लंबी होती है, चपटी होती है, और इन कोशिकाओं में मेलेनिन नामक वर्णक पाया जाता है, जिसके कारण बाल का कलर कैसा दिखाई देता है, काला दिखाई देता है। किसी कारणवश यदि कॉर्टेक्स की कोशिकाओं में हवा प्रवेश कर जाता है, हवा तो मेडुला की कोशिकाओं में पाया जाता है, लेकिन जो कॉर्टेक्स की कोशिका है उसमें हवा नहीं पाई जाती। अगर किसी कारणवश यदि कॉर्टेक्स की कोशिकाओं में हवा पाया जाता है तो वहां जो मेलेनिन का वर्णक रहता है वो क्या हो जाता है, इस प्रकार से फैल जाता है या प्रकीर्णित हो जाता है, जिसके कारण बाल जो है हमको कैसा दिखाई देता है, सफेद दिखाई देता है। यदि कॉर्टेक्स की मेलेनिन युक्त कोशिकाओं में हवा भर जाती है तो मेलेनिन वर्णक फैल जाता है चारों ओर या प्रकीर्णित हो जाता है, और बाल कैसा दिखाई देता है, सफेद दिखाई देता है। तो बच्चों अभी हम क्या पढ़ रहे थे, बाल की संरचना किस प्रकार की होती है। तो बाल 3 भागों से मिलकर बनता है। पहला हेयर रूट या हेयर रूट, दूसरा हेयर फॉलिकल, और तीसरा है हेयर सेप्ट। हेयर सेप्ट ये हमारे कहाँ पे पाई जाती है, त्वचा में पाई जाती है। कौन, बाल। तो इस प्रकार बच्चों आज हमने क्या क्या पढ़ा, त्वचा की संरचना कैसी होती है, त्वचा में जो रंग पाया जाता है वो किन वर्णकों के द्वारा निर्धारित होता है, त्वचा में जो बाल पाई जाती है वो कितने भागों से मिलके बनती है, आदि इन सब के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की। धन्यवाद।